हाय गाइस, वेलकम टू लॉगिनी। हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स के बारे में। अगस्त के अंदर जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स आई हैं, ये पार्ट 1 है। मैं एक और पार्ट करूंगी इसका, बिकॉज इस बार कुछ ज़्यादा ही जजमेंट्स आई हैं। तो अब ये रेगुलरली मैं ऐसे ही करूंगी एंड प्रॉमिस ये रेगुलर रहेगा। तो जो हमारी वीकली करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स वाली वीडियो थी, वो मैंने ऐसे रीस्ट्रक्चर कर दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जजमेंट्स करेंगे और लीगल न्यूज़ अलग से करेंगे। बिकॉज बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेंदी हो जाती है एंड मतलब बहुत इश्यूज आ रहे थे उसके अंदर। तो इसलिए अब हम ऐसे करेंगे, मतलब आपकी लीगल न्यूज़ अभी भी कवर हो रही है और उतनी वीडियोस में ही कवर हो रही है, बट कुछ थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको बताती रहूंगी। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे हिट कर लो, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। राइट, एंड अगर कोई इशू है तो आप मेरे साथ कमेंट्स में बात कर सकते हो। अब ये वीडियो किसको देखनी चाहिए? देखो, अगर आप क्लैट एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड में, लीगल रीजनिंग में जो आपको लीगल टर्म्स है उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब अगर आप एलेट की तैयारी कर रहे हो, स्लैट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बीएचयू, पीयू, महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी करो, तो आपको याद भी करनी पड़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ होती है। राइट, तो ऑब्वियसली 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम वालों को ये वीडियो देखनी चाहिए, 3 ईयर वालों को भी देखनी चाहिए, जो डीयू, पीयू, महाराष्ट्र सीईटी, बीएचयू, सिम्बाइसिस के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो 3 ईयर के लिए, तो ये वीडियोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो तो आपके ओपिनियन भी पूछते हैं, डिफरेंट जजमेंट से रिलेटेड सब कुछ इंटरव्यू के लिए। राइट, तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर 5 ईयर ऑल्सो। जो सिम्बाइसिस क्रैक करना चाहते हैं 2022 2023, बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियोस देखो, समझो। राइट, एंड उसके बाद बात करते हैं एलएलएम वालों के। एलएलएम वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज, बिकॉज उसके अंदर ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट समझोगे आप। एंड एलएलएम वालों को मैं सुजेस्ट करूंगी कि जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, तो मैं जजमेंट्स के पीडीएफ शेयर करूंगी। तो अगर आप एलएलएम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पीडीएफ जजमेंट्स के जो पीडीएफ है वो फ्री में मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनको पढ़ो, समझो। राइट, अब बात करते हैं इधर वाली साइड, एडवोकेट्स की। जो एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बिकॉज आपको करंट लीगल अफेयर्स पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, एंड ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली जो फ्री जजमेंट्स मैं प्रोवाइड करी हूँ वो भी आपको हेल्प करेंगे। पूरी लिस्ट है, जो मेरे से सब कोई पूछता रहता है कि आप बोलते हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहाँ से पढ़ें? हम ही बताएंगे कहाँ से पढ़ना है। www.loggery.com, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। राइट, अगर आप और भी लीगल करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, एंड ये कंटिन्यू रहेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है ना। हमने सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग करी है, आपकी लीगल करंट अफेयर्स मैं सारी की सारी कवर करवाऊंगी। इंस्टेड अब हमने करंट अफेयर्स भी कवर करवाना स्टार्ट कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. पहले हम बात करते हैं सेक्शन 66A की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हो, ये एक न्यूज़पेपर का ही आर्टिकल है जो मैंने पिक किया है, क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई थी। तो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है ना। तो हम इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा न्यूज़ के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? देखो, ये दिसंबर 2008 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। अक्टूबर 2009 के अंदर ये इनटू फोर्स आया, केम इनटू फोर्स। नवंबर 2012 के अंदर एक पीआईएल फाइल करी गई थ्रू श्रेया सिंह। राइट, तो इसके अंदर कोर्ट ने डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया मार्च, ये नोट कर लीजिए, मार्च 2015 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट इन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये जजमेंट ज़रूर आई होगी कि किस जजमेंट के थ्रू सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो नोट कर लीजिए, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के अंदर। तो अब सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, बट प्रॉब्लम क्या आई? अब ये हम क्यों बात करें इस केस के बारे, इस सेक्शन के बारे में? इवन दो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, इसके अंदर अभी भी केसेस रजिस्टर किए जा रहे थे।
तो ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके अंदर अभी भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें कैसे पता चला? एनजीओ पीपल्स यूनियन, एनजीओ है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट संजय पारिक एंड एडवोकेट अपर्णा भट्ट हैड ड्रॉन द कोर्ट्स अटेंशन टू द वायलेशंस, ठीक है ना। तो ये जस्टिस नरिमन की जजमेंट थी। तो एनजीओ का नाम हमें याद होना चाहिए, पीयूसीएल, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है ना। इन्होंने, और कौन से एडवोकेट थे? संजय पारिक। तो एनजीओ का नाम तो याद होना चाहिए कि इन्होंने कोर्ट को बताया कि देखो ऐसा हो रहा है, आपने सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, फिर भी जो केसेस हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एज ऑन August 2nd 2021 a total number of 1988 cases have been registered under the act, of which 681 were registered prior to the judgment and 1307 after। मतलब 1307 केसेस आफ्टर ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया तब रजिस्टर हुआ, विच इज़ रॉन्ग। अब बात कर लेते हैं ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया। देखिए ये बात करता था कि जो भी ऑफेंसिव मैसेजेस सेंड करेंगे वाया ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है ना, उनको पनिश किया जाएगा। बट ये दे फेल टू डिफाइन द वर्ड ऑफेंसिव। बहुत ही वेग मीनिंग था, किसी को भी पुलिस पकड़कर अंदर कर रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। जस्टिस नरिमन की जजमेंट थी, ठीक है। और अभी भी ये केस जो सुन रहे हैं जस्टिस नरिमन ही सुन रहे हैं, और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग और शॉकिंग है कि एक सेक्शन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है उसके अंदर अभी भी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, जस्टिस रोहिंटन एफ नरिमन, ठीक है ना। तो अब स्टेट्स को कहा गया है कि आप सारे केसेस जो हैं वो विड्रॉ करो। इवन कुछ दिन पहले सेंटर की नोटिफिकेशन थी, सेंटर ने बोला था स्टेट्स को कि आपको जितने भी केसेस हैं वो विड्रॉ कर लेने चाहिए, बिकॉज ये सेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आपके पास कोई राइट ही नहीं है केस फाइल करने की, राइट। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसका सेक्शन 66 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर केस है, तो यू नो व्हाट टू डू नाउ, राइट। तभी मैं कहती हूँ एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट्स, सबको ये वीडियोस देखनी चाहिए। नो फर्दर सेंटेंस आफ्टर लाइफ टर्म, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कॉमन सेंस नहीं लग रहा है कि हाँ ऑब्वियसली अगर लाइफ टर्म मिल गई उसके बाद क्या सेंटेंस मिलेगा, बिकॉज लाइफ टर्म का मतलब ही क्या होता है, फॉर लाइफ द पर्सन इज गोइंग टू स्टे इन जेल। तो एक कॉन्विक्ट थे, कॉन्विक्ट हमें पता है क्या होता है, कॉन्विक्ट इज अ पर्सन जिनके अगेंस्ट प्रूव हो गया कि हाँ इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। तो एक कॉन्विक्ट थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, ठीक है ना। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी कि आप सारी उम्र जेल में रहोगे, आप सारी लाइफ अपनी जेल में काटोगे, राइट। अब उसके बाद क्या किया जज साहब ने कहा कि अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद, आफ्टर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना, आपको 10 ईयर्स की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद अब वो 10 ईयर्स क्या, मरने के बाद भगवान को बोल रहे हैं कि जब आपके पास आएंगे तो आप मेक श्योर करना कि इनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिले। तो इम्पॉसिबल है ना कि जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुकी है तो उसके बाद, तो उसमें लिखा हुआ है वो पैराग्राफ भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए हम पढ़ लेते हैं। जस्टिस ललित accompanied by Justice Ajay Rastogi said it would have made sense had the trial court ordered the prisoner to serve the 10 years in jail before the commencement of his life imprisonment। वो कहते कि अगर वो कहते कि हाँ 10 years of rigorous imprisonment फिर उसके बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट होगी तो सेंस बनती थी, बट ये उल्टा नहीं हो सकता ऑब्वियसली, ठीक है। वंस द कॉन्विक्टेड सेंटेंस टू लाइफ, द प्रिजन सेंटेंस फॉर हिज अदर क्राइम्स शुड बी सर्व्ड कॉन्करेंटली, दैट इज द लॉ द टॉप कोर्ट सेट, ठीक है ना। कॉन्करेंटली बाकी सब सजाएं, मान लो उसने 10-15 ऑफेंसेस कमिट किए बट उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई है तो बाकी सब तो कॉन्करेंटली चलेगा ना, राइट। द केस वॉज एन अपील फाइल्ड बाय कॉन्विक्ट इमरान जलाल थ्रू सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ देव। Jalal was sentenced for life in 3 counts and 10 years of imprisonment in other 5 counts। तो अब नोट्स कैसे बनाने हैं, हमने सिर्फ यही नोट करना है कि नो से ये हेड नोट रहेगा आपका, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये वाला वंस द कॉन्विक्ट हैज बीन सेंटेंस वो कॉन्करेंटली सर्व करेगा, राइट। ये आपने नोट करना है, बाकी सारा आपने सुन लिया एंड बस यही, ठीक है। पढ़ते हैं, ये स्पेशली पढ़ाना चाहती हूँ, देखो। द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सो एंड सो सेक्शन सो एंड सो एक्ट विच इज द रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years शैल कमेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ अदर सेंटेंसेज ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब जो अदर सेंटेंसेज में है ना उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है ना। जो बाकी सारे पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुके हैं। अब ये क्या मतलब बना कि यहाँ पे शैल कमेंस, ठीक है, 10 years of rigorous imprisonment shall commence at the expiration। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो नो एक्सपायरी,
कोई एक्सपायरी नहीं होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो यही चीज, यही लाइन चैलेंज करी गई एंड कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। प्लीज LLM के जितने बच्चे हैं और जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मुथुरामालिंगम वर्सेस स्टेट, इसमें क्या कहा गया है ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। पढ़ लेते हैं। द लीगल पोजिशन इज दैट फेयरली वेल सेटल्ड दैट imprisonment for life is a sentence for the remainder of the life of the offender unless of course the remaining sentence is commuted or remitted by the competent अथॉरिटी। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि लीगल पोजीशन क्या है कि जब लाइफ सेंटेंस मिल गई कि जो बाकी बची हुई जिंदगी है वो कहाँ पे काटेंगे, जेल में काटेंगे, अनलेस एंड अनटिल वो कम्यूट या रिमिट नहीं हो जाती है। ठीक है ना, दैट बीइंग सो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 31 अंडर CRPC मस्ट बी इंटरप्रेटेड एज टू बी कंसिस्टेंट टेनेंट दैट अ लाइफ सेंटेंस रिक्वायर्स द प्रिजनर टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन prison. Any direction that requires the offender to undergo imprisonment for life twice over would be anomalous and irrational, for it will disregard the fact that humans, like all over other living beings, have one लाइफ टू लिव। तो वो कहते हैं कि अगर लाइफ ही मिल गई, जो उन्होंने पहले कहा कि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिल गई तो बाकी सारी सजा साथ में कटेंगी। सो अंडरस्टूड सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 would permit consecutive running of sentences only if such sentence do not happen to be life sentences. ठीक है, कॉन्करेंटली मतलब साथ साथ चल रही है, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब एक खत्म हुई, ठीक है, 10 ईयर्स की एक में मिली, 10 ईयर्स की दूसरे में मिली। ठीक है, बट अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई तो सारा ही हो गया ना, खत्म हो गया यहाँ पे। दैट इज इन आवर ओपिनियन द ओनली वे वन कैन अवॉइड एन ऑब्वियस इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रिजनर सर्विंग 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस। ठीक है ना, अगर लाइफ सेंटेंस मिल गई तो मिल गई। ठीक है, अब 2 लाइफ सेंटेंस भी नहीं मिल सकती, 2 लाइफ सेंटेंस कैसे मिलेगी, एक ही लाइफ है। ठीक है ना, अब अगली बार जब पैदा हुए कैसे पता चलेगा कि ये वही पर्सन आ गया, ये वही है, चलो इसको डालो जेल में, ऐसा होगा नहीं ना। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ओके, फिर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने कहा कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है जो मैंने आपको पढ़ाई थी मस्ट स्टैंड डिलीटेड। इस जजमेंट का नाम क्या है, इमरान जलाल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इंपॉर्टेंट, और जो जजमेंट के नेम्स है ना वो सिर्फ LLM वाले बच्चे नोट करा करो, जो D3 वाले बच्चे नोट करा करो, जो LLB वाले हैं जजमेंट के नाम जब याद करना होगा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जजमेंट होती है उसका नाम याद करा करो। हर चलती फिरती जजमेंट का नाम, LLB वाले जो एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, Chief Justice of India CJI NV Ramana offered to send a water dispute case filed by Andhra Pradesh against Telangana for mediation. So basically हमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये कब से चल रहा है, जब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बाइफर्केट हुए, डिवाइड हुए, तब से ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्या हुआ, क्यों हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आप मीडिएशन के लिए चले जाओ। चीफ जस्टिस ने कहा कि देखो, आई बिलोंग टू बोथ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो मैं ये केस नहीं सुन सकता हूँ, या तो आप मीडिएशन के लिए चल जाओ। तो उन्होंने ऑप्शन दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑप्शन दी, या तो आप मीडिएशन के थ्रू ये डिस्प्यूट सेटल कर लीजिए, या फिर मैं किसी दूसरे बेंच को केस रेफर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब ठीक है ये बहुत पुराना डिस्प्यूट चल रहा है, 2014 से चल रहा है। ठीक है, और बाकी सभी स्टेट्स के बीच में तो उससे भी पहले का चल रहा है। तो अब क्यों स्टार्ट हुआ रिसेंटली, तो आंध्र प्रदेश हैज अलेज कि उन्होंने अलेज किया कि तेलंगाना जो है ना वो इज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द 4 प्रोजेक्ट्स। प्लीज इन प्रोजेक्ट्स के नाम नोट कर लीजिए, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर हाइड्रो जनरेशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ KRMB। ठीक है ना, वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स में से वाटर यूज कर रहे हैं फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ KRMB। हम पढ़ेंगे KRMB क्या है, राइट। Fight has raged between the two states of Andhra Pradesh and Telangana ever since their bifurcation in 2014. अब ये भी important हो जाता है कि इनकी bifurcation कब हुई। When an ad hoc decision was made to divide the water, ये important है, तब क्या decide किया गया था कि 66:34 के अंदर in the favor of the former। ठीक है ना, ये water divide हुआ। ठीक है, पर तेलंगाना क्या कह रहे हैं, तेलंगाना कह रहे हैं कि 50-50 शेयर मिलना चाहिए। The matter has now reached the Supreme Court with the Andhra government filing a writ petition seeking its due share of the river water। कि ठीक है ना, तेलंगाना वाले पानी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। It has also complained about Telangana's action on the side of the river. Andhra's petition requests the union government to notify the jurisdiction of Krishna River Management Board under section 87 of the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014। ये important है, कौन से एक्ट के थ्रू डिवीजन हुआ होगा, इसी के थ्रू, राइट। और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को वो कहने की पावर्स दो एंड दस क्लियरली आउटलाइन इट्स ओवरसाइट ओवर द यूज ऑफ द रिवर वाटर।
1400 किलोमीटर कृष्णा रिवर फ्लोज ईस्ट फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र टू द बे ऑफ बंगाल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं दी अब ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आए नहीं, जब कोई इशू न्यूज में आ जाता है ना तो उससे रिलेटेड चीजें आपको पता रहनी चाहिए, राइट। टू महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द लाटर टू। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर फॉर्म होता है और कौन कौन सी स्टेट से निकलता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। To streamline water sharing between the states, the Krishna Water Disputes Tribunal was set up in 1969। ठीक है ना, तो इन पहले क्या था, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये डिस्प्यूट था, बिकॉज तेलंगाना तो आंध्र प्रदेश का पार्ट था, बट अब तेलंगाना भी एक अलग स्टेट बन गई है, राइट। और कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल वॉज सेटअप कब, 1969 में। ठीक है, in 1976 the states entered into an agreement to divide the estimated water in so and so divisions। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है वो देखते हैं। Time of Andhra's bifurcation in 2014, the Water Resources Ministry extended the duration of KWDT। ठीक है ना, जो अग्रीमेंट था, मतलब जो 3 स्टेट्स के बीच में जो डिवीजन था कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में, कि वो वैसे ही चलेगा। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो रेशियो डिवाइड करी वो 66:34 के बीच में डिवाइड कर दिया। अब वो क्या चाह रहा है, तेलंगाना चाहता है कि 50-50 की रेशियो में वाटर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और आंध्र प्रदेश क्या चाहता है, आंध्र प्रदेश has asked that तेलंगाना be included as a separate party at KWDT। वो कहता है कि दोबारा से एक एग्रीमेंट करो, एक न्यू एग्रीमेंट करो, आंध्र प्रदेश कहता, और जो 4 स्टेट्स हैं इनके बीच में जो डिवीजन है वो दोबारा होनी चाहिए। ठीक है ना। It has demanded allocation of the river water to be reworked among 4 states instead of the existing 3। In 2014 ये हमने पढ़ लिया, 66:34 के हिसाब से डिवाइड हुआ है। Both states have projects constructed on either side of the river on the common reservoirs। All projects on the Krishna river are so and so। Please make a note of the same, all of these, right। तो ये एक इशू है। अब देखते हैं ये मीडिएशन के लिए जाता है या सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, राइट। Bombay High Court partially stayed the operation of Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021। अब ये रूल्स हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े हैं एक वीडियो के अंदर। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप पढ़ना चाहते हो दोबारा से। तो अब जो रूल 9(1) है और जो रूल 9 सब रूल 3 है, ये दोनों इन पे स्टे लगा दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि ये रूल्स है क्या और इन पे स्टे इसलिए लगाया गया है बिकॉज पार्टी ने कहा है कि ये हमारी जो राइट टू स्पीच है उसको वायलेट करते हैं। तो देख लेते हैं कि ये क्या है। Service and adherence to the code। A publisher referred in Rule 8 shall observe and adhere to the code of ethics laid down in appendix annex to these rules। तो बेसिकली पब्लिशर इनका जो करंट अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़, जो करंट जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, वैसे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं जो करंट न्यूज़ कवर करती हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। ठीक है, और वो कहा है कि मैंडेटरी है ऑब्जर्व करना। तो वो रूल, अगर वो रूल नहीं फॉलो करेंगे तो उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, शैल बी लाइबल फॉर कॉन्सिक्वेंटल एक्शन। ठीक है, अब वो रूल क्या है कि क्या गया है उनको कि 3 टियर स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्रीवियंस एड्रेस करने के लिए। अगर कुछ उन्होंने पोस्ट किया है जिससे किसी को ग्रीवियंस है, तो एक तो सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर्स लेवल 1 होगा। ठीक है ना, और जो पब्लिशर है मतलब जो वेबसाइट है वो खुद एक मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोई होगा जो ग्रीवियंस, जिनको आप लेटर देकर आ सकते हैं या मेल भेज सकते हैं कि हमें ये ग्रीवियंस है। सेकंड, सेल्फ रेगुलेशन बाय द सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स। ठीक है ना, जो सारे पब्लिशर्स हैं उनकी एक बॉडी बनेगी, मतलब जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनकी इकट्ठी एक बॉडी बन जाएगी। एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 टियर मैकेनिज्म बनाना है। ठीक है ना, ये मैंडेटरी है और इसी पे ही स्टे लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है इसी के ऊपर कि ये वायलेट करती है फंडामेंटल राइट। स्पेशली हम पढ़ लेते हैं रूल 8। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पार्ट। द रूल्स मेड अंडर द पार्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्संस: पब्लिशर्स ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट, पब्लिशर ऑफ एंड क्यूरेटेड कंटेंट, एंड शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो बेसिकली ये वाले जो हैं इनको ये करना है। तो करंट अफेयर्स, तो लीफलेट नाम की एक वेबसाइट है, क्या है कि दिस इज रॉन्ग एंड दिस वायलेट्स आवर राइट। एंड तो ये जो 2 हमारे रूल्स हैं इन पे स्टे लगा दिया गया है कि मतलब अगर कोई फॉलो नहीं करेगा गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती, राइट। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझने हैं डिटेल के अंदर, तो जो वीडियो करी हुई है वो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात करते हैं बहुत ही चर्चा में ये जजमेंट, गवर्नर्स पार्डन पावर ओवरराइड्स
433A Supreme Court, it is applicable even if prisoner has not undergone 14 years of imprisonment. अब पहले कि हम पढ़ें, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर होती है कि अगर किसी को सजा मिली है वो उसको माफ कर सकते हैं, इतनी पावर होती है गवर्नर की. और स्टेट के पास भी ये पावर होती है अंडर सेक्शन 433A. तो हम ये पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ क्लैरिटी दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ टर्म्स पढ़ लें. रेमिशन, इट मीन्स रिडक्शन ऑफ अ पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर. एग्जाम्पल, अ सेंटेंस ऑफ 3 years मे बी रिमिटेड टू 1 year. रिमिटेड का मतलब क्या होता है? रेमिशन, रिमिटेड की जो रिडक्शन मतलब पीरियड ऑफ सेंटेंस को रिड्यूस कर दो, उसको क्या कहते हैं? रेमिशन. करेक्टर सेम रहेगा, अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस ही रहेगी, बट पीरियड कम कर दो. राइट, ये ऐसा का ऐसा ही नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Commutation, commutation, it means substitution of one form of punishment for another of a lighter character. ठीक है ना? Rigorous imprisonment मिली थी, simple कर दी. ठीक है, ऐसा सा कुछ. Commutation, change. उसके बाद है respite, awarding a lesser punishment on some special grounds. ठीक है, lesser punishment क्यों grant करी गई है? Special grounds के ऊपर. ठीक है, for example, pregnancy of a woman offender. Right? Reprieve, it means a temporary suspension. Reprieve मतलब temporary suspension of a death sentence. Example, pending a mercy petition. Mercy petition pending है president के पास, तो obviously जब तक उनका decision नहीं आता तब तक जो death sentence है वो temporarily suspend कर दी जाएगी. मैं इसको remove कर देती हूँ, आप ये सारा note कर लीजिए because आपको समझने में help करेगी. सबसे पहले हम आर्टिकल 161 पढ़ लेते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 161 क्या है. पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, गवर्नर की माफ करने की पावर. पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन कौन से आर्टिकल में दी हुई है? 161. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट एवरीबॉडी. राइट, ये इंपॉर्टेंट है. अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एक्सेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट sentences in certain cases. The governor of a state shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends. Right? तो ये पावर है कि वो माफ कर सकते हैं. ठीक है, कौन? गवर्नर. ठीक है, गवर्नर कहाँ पे होते हैं? स्टेट के अंदर होते हैं, और आर्टिकल 161 ये हमें पावर देता है. राइट, अब एक और चीज है जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है. कौन सी गवर्नमेंट की पावर की बात कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट की. और ये सेम पावर है कि उनको भी पार्डन करने की पावर दी हुई है. पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस. ठीक है, किसकी पावर है? ये हमें सेक्शन याद रखना है, जरूरी है. सेक्शन 432 किसका है? CRPC का. ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. राइट, 1973. नाउ पढ़ लेते हैं. When any person has been sentenced to punishment for an offence, the appropriate government, यहाँ पे appropriate government कौन है? State government, may at any time without conditions or upon any conditions which the person sentenced accepts, suspend the execution of his sentence or remit the whole or any part of the punishment to which he has been sentenced. ठीक है ना, माफ कर सकते हैं इसमें भी, दोनों के अंदर. ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या अराइज हुआ वो हम देखते हैं. हमें एक और सेक्शन पढ़ना पड़ेगा एंड फिर मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या अराइज हुआ एंड डिसीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट. तो हमने पहले पढ़ा सेक्शन 432 CRPC पढ़ा. राइट, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्या था? पावर टू सस्पेंड सेंटेंसेस. पावर टू सस्पेंड किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की, है ना. पावर टू सस्पेंड किसकी पावर है? ये इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मान लेते हैं. ठीक है. नाउ 433A ये भी CRPC का सेक्शन है, पढ़ लेते हैं. ये क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस. ये क्या है? एक्सेप्शंस. वहां पे तो उन्होंने कह दिया कि कर दो माफ, ठीक है ना, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, वो क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 432 वेयर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस फॉर विच डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ. वो कहते कुछ भी जो भी लिखा हुआ है सेक्शन 432 में वो क्रॉस, बट सबसे पहले वो क्रॉस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 432. ठीक है, ठीक है, जो दिया हुआ है, बट जो एक्सेप्शन है वो बोल दिया कि जहां पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई है.
ठीक है ना, कॉन्विक्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी हुई है, बट वो ऑफेंस के लिए क्या है, डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट, डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स, ठीक है, डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स, बट क्या कॉन्विक्ट को क्या सजा दी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। एक तो ये केस हो गया। सेकेंड केस, or where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into 1 of imprisonment for life, ठीक है ना, क्या मिली थी पर्सन को, डेथ सेंटेंस मिली थी, ठीक है, बट वो कम्यूट किस में कर दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दी, ठीक है ना। तो such a person shall not be released from prison unless he served at least 14 years of imprisonment। ये दोनों केसेस वाले जो लोग हैं मिनिमम 14 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट में तो निकालने ही पड़ेंगे। उससे पहले सेक्शन 432 सीआरपीसी के अंदर गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं कर सकती इनकी सेंटेंस। आ गया समझ में, आ गया समझ में। अब क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नर भी अंडर आर्टिकल 161 गवर्नर की जो पावर है, क्या गवर्नर ऐसे ये जो दो केसेस में लोग फॉल होते हैं, क्या ऐसे लोगों की 14 इयर्स से पहले सेंटेंस माफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर गवर्नर के पास भी ये पावर नहीं है कि जो ये दो केसेस के लोग हैं उन वो नहीं माफ कर सकते, मतलब 14 इयर्स इनको करने ही पड़ेंगे पूरे, तभी गवर्नर और स्टेट माफ कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 161 के अंदर जो गवर्नर की पावर है उसको सेक्शन 433A एप्लीकेबल नहीं होता। गवर्नर ऐसे केसेस के अंदर भी जो सेंटेंस है वो माफ कर सकते हैं। ये डिसाइड क्या, अब पढ़ते हैं। Thus, if a prisoner has undergone more than 14 years of actual imprisonment, the state government as an appropriate government is competent to pass an order of premature release. But if a prisoner has not undergone 14 years or more of actual imprisonment, the governor has a power to grant pardons, reprieves, respites and remissions of punishment or to suspend, remit or commute। यहाँ पे कि चाहे उनने 14 इयर्स कंप्लीट किए हैं नहीं किए, गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 पावर है। सच पावर इज इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द सॉवरेन दो द गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो कहते हैं नो डाउट गवर्नर भी स्टेट गवर्नमेंट के एडवाइस पे एक्ट करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट भी सेक्शन 433A के अंदर एक्ट करती है, बट ये गवर्नर की जो पावर है ये वाइडर पावर है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 161 के अंदर जो पावर है, अगर 14 इयर्स भी नहीं किसी ने कंप्लीट करे, प्री मैच्योर रिलीज के लिए गवर्नर ऑर्डर कर सकते हैं। नेम ऑफ द जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम सब याद कर लो, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस राजकुमार। या राजकुमार का नाम तो याद करना बहुत ही ईजी है, बॉलीवुड राजकुमार राव, ही इज अ फेमस एक्टर मैन, राइट। राजकुमार राव की वजह से ये डिसाइड हुआ है, इसके ऊपर मूवी भी बन सकती है। अब चाइल्ड हैज राइट टू यूज मदर्स सरनेम, हाई कोर्ट, अ फादर डज नॉट ओन द डॉटर। सो बेसिकली क्या हुआ इसके अंदर, मदर फादर की मतलब दो लोगों की शादी हुई, उनके बच्चा हुआ एंड उसके बाद डिस्प्यूट हो गया। जो बेटी थी वो मदर के साथ रहने लग गई एंड उन्होंने अपना जो मदर का सरनेम था वो बेटी के नाम के साथ लगा दिया, राइट। तो इसके ऊपर फादर ने डिस्प्यूट अराइज किया कि वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, फादर का सरनेम ही डॉटर के साथ लगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनकी कंटेंशन ये थी कि उनके नाम पे कुछ LIC की पॉलिसीज हैं, कुछ आई थिंक फंड्स हैं, जो अगर वो नाम चेंज करती हैं तो वो उनका क्या होगा, राइट। तो ये गलत है। तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू यूज हिज और हर मदर्स सरनेम इफ ही और शी विशेस टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहीं ऐसा नोट कर लीजिए। जस्टिस रेखा पल्ली मेड द ऑब्जर्वेशन व्हाइल हियरिंग अ पिटिशन बाय अ माइनर गर्ल्स फादर सीकिंग डायरेक्शन टू द अथॉरिटीज टू रिफ्लेक्ट हिज सरनेम इन हिज डॉटर्स डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट हर mothers. A father does not own the daughter to dictate that she should use only his surname. If the minor daughter is happy with her surname, what is your problem? Justice Palli said, while declining to pass any direction on father's plea.
राइट द हाई कोर्ट हाउएवर डिस्पोज्ड ऑफ द पिटिशन विद लिबर्टी, तो उन्होंने लिबर्टी दे दी कि अगर स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम नहीं मेंशन है तो आप ऐड करवा सकते हो, बट सरनेम चेंज नहीं करवा सकते। ये कोई रूल नहीं है कि बच्चों के सरनेम के साथ सिर्फ, मतलब बच्चों के नाम के साथ सिर्फ फादर का ही सरनेम लग सकता है, मदर का नहीं लग सकता। राइट द नेम ऑफ द केसेस विंध्या सक्सेना वर्सेस ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, LLM वाले और जुडिशरी वाले, मेक अ नोट। अब हाई कोर्ट नॉट मस्ट टू क्लोज केसेस अगेंस्ट लॉ मेकर्स, अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस, एवरीबडी प्लीज मेक नोट्स ऑफ द सेम। ठीक है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट एन MP और MLA, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट concerned. Very important, very important. We deem it appropriate to direct that no prosecution against a sitting or former MP MLA, मतलब जो अभी हैं और जो पहले थे उनके अगेंस्ट, shall be withdrawn without the leave of the high court. तो अगर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया है MP या MLA के अगेंस्ट और अगर वो विड्रॉ हो रहा है तो वो किसकी परमिशन से होगा, उस कंसर्न्ड स्टेट की हाई कोर्ट से, कंसर्न्ड स्टेट की हाई कोर्ट से जहां पे वो केस रजिस्टर किया गया, विच इज अ गुड थिंग। वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिजॉर्टेड टू विड्रॉल ऑफ न्यूमरस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट MP MLA by utilizing the power vested under section 321 CRPC. The power under section 321 CRPC is a responsibility which is to be utilized in public interest and to be used in पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसको पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए नहीं यूज करना है। दिस पावर इज रिक्वायर्ड टू बी यूटिलाइज्ड विद utmost good faith to serve the larger public interest. Also said that formation of a special bench to monitor the progress of investigation and trial of criminal cases involving politicians. अब हमने क्या नोट करना है, ब्लू पेन से मैं फटाफट से बता देती हूँ। ये फर्स्ट वाला नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। कौन से केसेस होंगे, क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है ना। कौन सी हाई कोर्ट करी, कंसर्न हाई कोर्ट, ठीक है। कौन सा सेक्शन है जो पावर देता है स्टेट को माफ करने के लिए, 321 CRPC, नोट कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या याद करना है कि एक स्पेशल बेंच भी फॉर्म होगा जो मॉनिटर करेगा द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस, ठीक है ना। यही चीजें हमें 3 याद रखनी है। जो एमिकस क्यूरे थे, एमिकस क्यूरे कौन होते हैं, क्या मीनिंग होता है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। MCQ आएगा तो वहां पे लिखा होगा फ्रेंड ऑफ कोर्ट। फ्रेंड ऑफ कोर्ट कैसे, कोर्ट अपॉइंट करती है इनको, कोर्ट अपॉइंट करती है। जब कोर्ट को लगता है कि हमें एक एडवोकेट चाहिए इस केस में हेल्प करने के लिए, तो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अपॉइंट कर देती है एमिकस क्यूरे। तो इस केस में जो एमिकस क्यूरे हैं उन्होंने कहा कि जी जो इन MP MLA के केसेस सुनेंगे जजेस, उनकी तो ट्रांसफर कर देते हैं वो लोग, क्योंकि पॉलिटिशियंस के हाथ पे होती है ट्रांसफर करना ना करना, राइट। तो फिर उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो ये केसेस सुनेंगे, MP MLA के केसेस सुनेंगे, उनकी जो ट्रांसफर है वो फ्रीज कर देनी है, फ्रीज ऑन द ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। और कोर्ट अग्री करी कि हाँ ठीक है, ये नोट डाउन करो। The court accepted the recommendation to adopt video conferencing facilities to examine witnesses and to release funds to establish and improve virtual कोर्ट फैसिलिटीज, कि जल्दी से केस की सुनवाई हो जाए तो विटनेसेस की जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। डांटा गवर्नमेंट को कि आप जो आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिमिनल पॉलिटिशियंस वो बहुत ही गलत है। द बेंच गिव द सेंटर अ लास्ट अपॉर्चुनिटी टू सबमिट डिटेल रिपोर्ट्स ऑन द केसेस रजिस्टर्ड बाय CBI ED, ठीक है। तो अभी एक केस चल रहा है, बट हाँ ये वाली चीज पक्का हो गई है, ठीक है ना, कि जो MP MLAs है अगर उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो रखे हैं तो वो विड्रॉ नहीं हो सकते जब तक कि वो वाली स्टेट का हाई कोर्ट अलाउ ना कर दे, राइट। The Supreme Court asked the central government point blank to come clean on whether it intends to close tribunal across the country by not filling up vacancies that have been pending for years. तो tribunals होते हैं, ठीक है ना, और वो ट्राइब्यूनल्स में जो सीट्स हैं वो वेकेंट पड़ी हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। द क्वेश्चन हियर इज वेदर यू रियली वांट दीज ट्रिब्यूनल्स टू कंटिन्यू और डू यू इंटेंड टू क्लोज देम। इज इट दैट द ब्यूरोक्रेसी डज नॉट वांट दीज ट्राइब्यूनल्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI NV Ramana asked Solicitor General तुषार मेहता।
Justice Suryakant on the bench pointed out that the tribunals defunct and high courts having no jurisdiction over the areas of law wielded by tribunals, litigants have nowhere to go for justice. तो अब जो ट्रिब्यूनल्स के पास, ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, इनके पास जो जुरिस्डिक्शन है केसेस सुनने की, वो जुरिस्डिक्शन, वो केसेस कोई और तो कोर्ट सुन नहीं सकता, नो कोर्ट कैन हियर। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, जो लिटिगेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ये क्वेश्चन था। Chief Justice Ramana read out in open court to the details of over 240 vacancies in key tribunals, ठीक है, और इवन ट्रिब्यूनल अमेंडमेंट बिल भी आया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये एक इशू है जो चल रहा है, जिसको आपको पढ़ते रहना चाहिए, इसके अपडेट्स आते रहते हैं, राइट। Court backs Amazon plea against future Reliance merger plan. Court upholds the validity of a Singapore-based arbitrators award. So ये केस बहुत ही फेमस है। तो Amazon ने केस किया अगेंस्ट फ्यूचर ग्रुप, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप कुछ सेल कर रहा था रिलायंस को, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि Amazon ने सही कहा है कि फ्यूचर ग्रुप ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो पढ़ लेते हैं। The Supreme Court ruled in favor of e-commerce giant Amazon against the proposed so-and-so crore merger deal. So-and-so नहीं, ये 24,713 करोड़, अगेन ये important है, थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है, between Future Retail Limited and Reliance Retail. A bench of Justice Rohinton F. Nariman and B.R. Gawai upheld the validity and enforceability of a Singapore-based emergency arbitrator award. ये important है, ठीक है, बिकॉज इसी के ऊपर मेन क्वेश्चन उठाया था, ठीक है। तो पार्टीज ने कहा, जो फ्यूचर ग्रुप है उन्होंने कहा कि इमरजेंसी आर्बिट्रेटर अवार्ड हम मतलब वी कैन नॉट कंसिडर इट टू बी एन अवार्ड अंडर इंडियन लॉज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज एन अवार्ड, ठीक है ना, एंड इट इज इन्फोर्सिएबल, राइट, एंड वैलिड, which retains FRL, India's second largest offline retailer. Important है ये, second largest offline retailer है आपका फ्यूचर ग्रुप, from going ahead with disputed transaction. Justice Nariman recorded that Mukesh Dhirubhai Ambani Group, which owns Reliance Retail, was amongst the restricted persons or prohibited entities with whom FRL Future Coupons Private Limited and the Bianis could not deal. तो बेसिकली एक अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, एक अग्रीमेंट हुआ एंड उस अग्रीमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड पर्सन्स थे। रिस्ट्रिक्टेड पर्सन मतलब जिसके साथ आप डील नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं बेच सकते, राइट। तो और मुकेश अंबानी का जो ग्रुप है, मुकेश धीरूभाई अंबानी का जो ग्रुप है, वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड था, राइट। तो वो तो फिर भी, क्योंकि इवन दो प्रोहिबिटेड पर्सन, प्रोहिबिटेड एंटिटीज की लिस्ट में ये इंक्लूडेड थे, फिर भी फ्यूचर ग्रुप ने डील कर ली, तो कोर्ट ने कहा कि वो नहीं कर सकते थे, राइट। तो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट्स बेस्ड ऑन विच Amazon वुड इन्वेस्ट मनी। तो Amazon ने इन्वेस्ट करना था मनी फ्यूचर ग्रुप के अंदर, एंड ये अग्रीमेंट तब हुआ था, एंड उसके अंदर प्रोहिबिटेड एंटिटीज या रिस्ट्रिक्टेड पर्सन्स के अंदर मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप का नाम था, ठीक है। Despite this, the court noted FRL entered into a transaction with the MDA group. The deal envisaged the amalgamation of FRL with the MDA group, the consequential cessation of FRL as an entity, and complete disposal of its retail assets in favor of the group. तो मैंने कहा था part of it नहीं, ये complete disposal था, मतलब FRL खत्म हो जाती है एज एन एंटिटी और सारा का सारा MDA को चला जाता, दैट इज मुकेश धीरूभाई अंबानी ग्रुप। In October 2020, EA is your emergency arbitrator, injuncted FRL from taking any steps to complete the disputed transaction with entities that are part of MDA group. एग्रीमेंट के अंदर क्या प्रोविजन थी, इमरजेंसी आर्बिट्रेटर की प्रोविजन थी। इंजंक्शन का मतलब होता है एक बारी रोक देना, कि आप ये नहीं कर सकते, स्टॉप कर देना, ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होता है। द जजमेंट डिसमिस्ड FRL's arguments that the emergency arbitrator is not an arbitral tribunal under the Arbitration and Conciliation Act. तो यही मेन क्वेश्चन था। तो मेन डिस्प्यूट क्या था, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में केस गए, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है इज नॉट एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1966, जो ये इंडिया का आर्बिट्रेशन लॉ है, ठीक है ना। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। Emergency Arbitrators Award, that is order, would undoubtedly be an order which furthers these very objectives, that is to decongest the court system and to give the parties urgent interim relief in cases which deserve such relief. Given the fact that party autonomy is respected by the Act and that there is otherwise no interdict against an emergency arbitrator being appointed, as has been held by us herein above, it is clear that an emergency arbitrators award, which is exactly like an order of arbitral tribunal,
once properly constituted in that parties have to be heard and reasons are to be given, would fall within the institutional rules to which the parties have agreed and would consequently be covered by section 17 subsection 1 when read with other provisions of the act. ठीक है, तो पार्टीज ने क्या क्वेश्चन रेज किया था, फ्यूचर ग्रुप ने क्या क्वेश्चन रेज किया था, ये क्वेश्चन रेज किया था कि ये जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का अवार्ड है, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, बट कोर्ट ने कहा दैट इट इज valid. So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको वीडियो ये अच्छी लगी या फिर नहीं, ये आइडिया आपको कैसा लगा, मेरे साथ डिस्कस करो. आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वेदर बाय द नेम @IamLogiri, एंड वहाँ पे हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं. इतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम इतनी बड़ी फैमिली होते जा रहे हैं एज लॉगिरियंस, राइट. तो ज़रूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे एंड डू विजिट आवर वेबसाइट www.logiri.com, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको देखनी चाहिए, जो आपकी नॉलेज इंक्रीज करेंगी. एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तब तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, राइट. सो दैट्स इट. लॉगिरी साइनिंग ऑफ. I'll see you super soon. Bye and take care.